मुझे लाइफ में इतना मजा करते हुए काफी वक्त हो गया था। मैं अपनी परफेक्ट ड्रिंक को पीते हुए ना चाहते हुए भी इस बात को काफी जोर से कहती हूँ। उस ड्रिंक का रंग उतना ही गुलाबी था जितना मेरी सैंडल्स जो मैंने उस रात को पहनी थी। मिलता जुलता रंग मुझे बचपन की तरह पसंद आ रहा था। मैं कसीनो के चारों तरफ घूम रही थी। मैं अकेली खड़ी थी। मैंने ग्लास कुछ इस तरह पकड़ा हुआ था जैसे मैं उसके साथ चीयर्स करने की तैयारी में थी, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मुझे अच्छा लगा। मैं कभी उन लोगों में से नहीं थी जिन्हें जुआ खेलना पसंद हो, लेकिन मेरी प्यारी सहेलियां वो मेरी बैचलरेट पार्टी में मुझे किसी नई चीज का अनुभव करवाना चाहती थी। और सच कहूं तो ये सुनने में अच्छा भी लगता है, बहुत सारा पैसा जीतने की उम्मीद और कुछ हॉट लड़कों से मिलना। लेकिन किसी कारण से मैं उस बड़े से कमरे के एक कोने में अकेली रह गई। थोड़ा चौंकी हुई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहां से शुरू करूं, कौन सी गेम खेलूं। उनमें से ज्यादातर तो दिलचस्प ही नहीं लग रही थी, और सच कहूं तो पैसे फेंकती हुई मशीनें धीरे धीरे सरसराहट कर रही थी, और वो काफी हद तक वैसे ही थी जैसे मैं टीवी पर देखती थी। दाएं तरफ काफी सारी पोकर टेबल्स भी थी। मैंने सिंडी को मुस्कुराते हुए खेलते पकड़ा। उसका पोकर फेस ठीक काम नहीं कर रहा था, या फिर शायद वो किसी को फंसाने की एक चाल चल रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी समझ पाऊंगी। मेरी बाएं ओर भी कुछ था जिस पर एक बार मेरा ध्यान भी गया था। एक इकलौती स्क्रीन जिसके आसपास बहुत सी तारें लिपटी हुई नजर आ रही थी, और डेस्क पर एक सिंपल काला बॉक्स। वो किसी पुराने कंप्यूटर से ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मैं उसे देखकर उत्सुक हो गई। शायद इसलिए क्योंकि इतनी भीड़ होने के बावजूद वो इकलौती ऐसी जगह थी जहां कोई भी नहीं था। मेरा मतलब है कि मुझे भी कोई ना कोई गेम तो खेलनी ही चाहिए ना। तुम्हें नहीं खेलनी चाहिए, एक जानी पहचानी आवाज ने मुझे मेरे सपनों से जगाया। एलिसा अपने से दोगुनी उम्र के आदमी के साथ पूल खेल रही थी। मैंने उसे अगले दिन इस बात पर चढ़ाने के लिए इस बात को नोट कर लिया। क्या वो अपनी उम्र का लड़का नहीं ढूंढ सकती जो ज्यादा हॉट और अमीर हो? उस आदमी ने एलिसा के कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ था जैसे वो उसे गेम के रूल समझा रहा हो। लेकिन जितना मैं जानती थी एलिसा को वो गेम उस आदमी से कई बेहतर आती थी। मैंने एक बार फिर अपना सर घुमाया। शायद मुझे शराब चढ़ रही थी। मेरी सहेली की बातें मेरे दिमाग में अपशकुन की तरह घूम रही थी। तुम सच में पागल हो रही हो एली, मैंने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। फिर भी ज्यादा समय न लेते हुए मैं उस मशीन के पास पहुंच गई जिसे देखकर मुझे उत्सुकता हो रही थी। सच कहूं तो बाकी मशीनों के मुकाबले वो कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन टेबल के नीचे लगी उस स्क्रीन पर हरे नियॉन रंग से लिखा हुआ था जिससे साफ साफ पता चलता था कि वो मशीन चल रही थी। यहाँ तक कि मुझे पीछे से म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था। उन पॉप ट्रैक से अलग जो बाकी जगह बज रहे थे, इस मशीन का म्यूजिक ऐसा था जैसे वो आपको खेलने का निमंत्रण दे रहे हों। क्या है ये, किसी तरह का ओपेरा सॉन्ग? मैंने अपनी ड्रिंक का एक और सिप लिया। मेरी टांगें काफी थक चुकी थी। बिना एक और बार सोचे मैंने अपने शूज उतार दिए और अपने पैरों को सुंदर लाल कारपेट पर रख दिया। वो थोड़ा चिपचिपा तो था। मुझे ऐसे कोई भावना नहीं थी कि मैं उस अनुभव से उछल पड़ूं। मेरे हाथ उस स्क्रीन के आगे लगे बड़े हरे बटन तक पहुंचे। मेरे बटन को छूने से ठीक पहले मैंने पहली बार उसे कहते हुए सुना, खेलना चाहते हो? वो बहुत ही गहरी, भारी और रोबोटिक आवाज थी। मैंने पलकें झपकाई और सर हिलाकर हाँ कहा। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इस आवाज को ठीक अपने कानों के पास सुना था, जबकि स्पीकर मेरे कान से कुछ दूरी पर लगे हुए थे। हाँ, शायद मैंने जितना सोचा था मैं उससे ज्यादा नशे में हूँ। मैंने बटन दबाया और आखिरकार मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब मैंने उस मशीन से सुनी सुनी ट्यून सुनी। ये वही पुरानी आर्केड गेम का म्यूजिक था जो मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा था। हाँ, बस इतने ही रहस्यमय थे तुम। वो एक डरावनी गेम थी जो बहुत ही अजीब था। कसीनो में इसका आखिर क्या काम था? हालांकि देखने में वो कुछ ऐसी थी जो कसीनो में रखने के लिए ही बनी, जिसमें आप अपने भाग्य के अनुसार जीतते हैं। शायद उन्होंने इसलिए इसे खरीदा होगा। क्या तुम इन दीवारों के पीछे बंदी आत्मा को मुक्त करना चाहोगी? मैं बोर हो रही थी, इसलिए मैं उस गेम को खेलती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मशीन यहाँ अब आई क्यों। आप इस गेम से पॉइंट्स के अलावा कुछ भी नहीं जीतते। हाँ, जो भी। मैंने हरे रंग के बटन को दबाते हुए कहा, क्या कोई यकीन है? स्क्रीन पर लाल रंग से लिखा हुआ है। मैं कंधे चढ़ाते हुए आगे बढ़ी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका मेरे ऊपर से गुजरा हो। हाँ, मैंने सोचा और एक बार फिर कमरे में चारों ओर देखा। मेरा मतलब है, और मुझे क्या करना चाहिए? गैम्बल? हाँ, तो मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, मुझे किसी की आत्मा को बचाना है। मशीन से बात करने का नाटक करते हुए कुछ सेकंड्स के बाद मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, इस बात का यकीन नहीं है कि क्यों, लेकिन जैसे ही मशीन ने लिखा, जैसे तुम्हारी मर्जी, वो भी बिना मेरे हरे बटन को दबाए मैं एक कदम पीछे हो गई। एक मिनट, क्या ये मशीन
मुझे सुन रही है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मेरी गर्दन के पीछे मुझे गुदगुदी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। कैसीनो खाली पड़ा था। वहां पर बज रहा म्यूजिक अभी भी तेज बज रहा था। कुछ तो गलत था। यार, ये कोई मजाक नहीं है। डर ने मुझे घेर लिया जब मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। 1 मिनट पहले सब कुछ ठीक था। यहाँ पर कई लोग खेलते हुए दिख रहे थे। अपने दोस्तों की तलाश में मेरी मजाक वाली हंसी अब गंभीर हंसी में बदल गई। मैं पूरे कमरे को तहस नहस करने वाली थी, ये सोचकर कि प्रैंक के लिए कैमरा कहाँ छुपाया होगा कि तभी मैंने उसे देखा। वो आदमी जो करीब करीब मेरी ही उम्र का होगा, खाली आंखें, फीकी त्वचा, नाक के पास एक अजीब दिल। वो अपने कांपते हुए पैरों पर उस अजीब आर्केड गेम के बगल में खड़ा था जैसे मैंने खेलने की कोशिश करी। हो नहीं 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 नहीं। उसकी आवाज हल्की थी। वो बार बार नहीं नहीं बोल रहा था। तुम्हें यहाँ जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए, भागो। समय समाप्त हो गया। मैं उत्सुकता से उससे पूछना चाहती थी कि क्यों, उसे गुजारिश करना चाहती थी कि वो सबको वापस ले आए, लेकिन मेरे शब्द मेरे गले में ही दबकर रह गए। हर बीतते हुए सेकंड्स पर मुझे मेरा शरीर और ज्यादा भारी महसूस होने लगा। एक पल के लिए सब कुछ वैसे ही हो गया। धीरे धीरे मुझे सब सुनाई देने लगा। मेरे दोस्त पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे, मेरा नाम पुकार रहे थे। एली, एली, तुम कहाँ हो? वो आदमी जो मुझे पहले दिखा था, वो बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन किस लिए ये नहीं बता रहा था। मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर देना। जब तक मेरी आंखों के आगे रोशनी आई, गाइस मैं यहाँ हूँ, क्या हो रहा है? No one will reply to me. कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे आर्केड से नफरत है। जब से मुझे उसके अंदर के खतरे के बारे में पता चला, तब से मैंने उसके पास तक जाना छोड़ दिया। यहाँ से कई साल पहले उस रात की बात है जब मैं अपने घर के पास वाले आर्केड में अकेली थी। मैं नशे में थी। मैं हाल ही में अपने शानदार जन्मदिन पार्टी से लौट कर आई थी और अब मैं अपने दोस्तों द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल फालतू की गेम्स खेलकर टिकट जमा कर रही थी। वहां मौजूद गेम्स में से पैकमैन मेरी सबसे पसंदीदा गेम थी और उससे मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती थी। किस तरह पीले रंग का राक्षस भूलभुलैया में घूमते हुए रंगों को निकल जाता था। मेरे डैड मुझे हर शुक्रवार यहाँ लेकर आया करते थे और हम हमेशा बहुत सारे पैसे यहाँ लगा दिया करते थे। मैं अपनी उन्हें यादों को ताज़ा कर रही थी और ये वही यादें हैं जो हमेशा के लिए खराब हो गई। जब मैं शुरुआत में आर्केड में घूम रही थी तो मैंने वहाँ कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनी और वो एक आर्केड की स्लॉट मशीन में से आ रही थी। जाहिर है उस समय मैंने उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया और मेरा ध्यान फौरन उसके बगल में लगे बड़े से लीवर की तरफ आकर्षित हो गया। स्क्रीन पर अलग अलग रंग में चित्र और सिंबल दिखाई देने लगे। मैं वहीं अटक गई। मैं अपना आखिरी सिक्का निकालती हूँ और उस स्लॉट मशीन में डाल देती हूँ। मैं जानना चाहती थी कि इसके बाद क्या होने वाला है। दाएं ओर एक लाइन बनी हुई थी जिसमें से सिक्कों के उछलने की आवाज आने लगी और उसकी लाइट भी जल उठी। लाइट ने मुझे लीवर खींचने का इशारा दिया। मैंने उस लीवर को पकड़ा और उसे जोर से नीचे तक खींचा। मेरे सामने लगी स्क्रीन पर एक बार फिर रंग बिरंगे चित्र और सिंबल घूमने लगे। मैं नशे में होने की वजह से भी ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने मशीन को कसकर पकड़ लिया। लीवर को खींचते हुए दोबारा खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं ट्रिपल मैच जीत चुकी थी और ये देखकर मैं खुशी से झूम उठी। मैं उत्साह से उछलने लगी और मशीन से टिकट निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही आखिरी की कुछ टिकट्स बाहर आई, मैंने उन्हें निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशी बस कुछ ही देर तक थी। मेरे अंदर अजीब सा एहसास होने लगा जो मेरी खुशी से हटकर मुझे डर का एहसास दे रहा था। मेरा हाथ किसी और के हाथ से जा मिला। अचानक उस दूसरे हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि मैं कुछ समझती कि क्या हो रहा है, उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरा सर बहुत ही जोर से मशीन पर जा लगा। मैं उसी पल चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। मैं धीरे धीरे अपना होश खो रही थी। फिर मैंने देखा कि वो मशीन खुली और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसमें से बाहर निकला। उसने पुरानी कर्मचारियों वाली वर्दी पहनी हुई थी और जब वो अपनी शैतानी हंसी से मुस्कुराया तब मैं उसके चेहरे की झुर्रियां और गंदे काले दांत देखती हूँ। हमने कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखा, शिकार और शिकारी की तरह। मैं जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि एक आदमी आर्केड स्लॉट मशीन से निकला था। लेकिन जैसे ही मैं उस पल से बाहर निकली, उस आदमी की मुस्कान गायब हो गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो कई वक्त से भूखा था। एक झटके में ही वो मेरे ऊपर चढ़ गया। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मैं जमीन से ना उठ सकूं
वो कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ मैं खुद को बचाने की कोशिश में लगी थी। मैं उसकी सांसों की गंदी बदबू अपने चेहरे के करीब आते हुए सुन सकती थी। मैं दूर हटने की कोशिश कर रही थी, वरना मैं वहीं उल्टी कर देती। लेकिन शायद मेरी किस्मत कुछ अच्छी थी। मैं किसी तरह अपनी एक हील उसके घुटने तक ले आई थी और मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। जोर जोर से अपनी हील उसके घुटने में गाड़ने लगी। एक पल आया जब उसका खून तक निकल गया। एक ही झटके में वो मुझसे पीछे हट गया। उसने दर्द से कराहते हुए अपनी टांग पकड़ ली। चारों ओर खून ही खून था। इस बात का फायदा उठाते हुए मैं जल्द से खुद को उठाती हूँ। शराब का नशा अब तक गायब हो गया था और मुझे खुद को बचाने की तलब थी। जैसे ही मैंने देखा कि उसकी नजर मुझ पर ही है, मैंने अपनी एक हील उतारी और जोर से उस आदमी की तरफ फेंकी। वो जाकर उसकी आंख पर लगी। वो दर्द में चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक मैं बाहर निकलने के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैं खुद को उस आदमी के चंगुल से आजाद कराने के लिए दरवाजा खोलने ही वाली थी, मैंने एक बार उसे पीछे मुड़कर देखा। वो हैवानियत भरी नजरों से मेरी तरफ ही देख रहा था, जिस नजर को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। उसका चेहरा एक शैतान में बदल गया था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसका आधा मुंह खुला हुआ था। उसकी सांसें और गहरी और भारी हो गई। उससे अपने बहते हुए खून से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ में मेरी हील, जिसे उसने गुस्से में जोर से दबोचा। मैं डर के मारे वहीं जम गई और फिर वो उसे अपनी नाक तक ले गया और वो मेरी हील को सूंघने लगा। अचानक उसके चेहरे पर फिर से वो शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपना मुंह खोला और हंसते हुए मुझे घूरने लगा। मुझे घिन आ रही थी और सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि मैं उस जगह से बचकर बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने पुलिस को फोन किया। टूटी हुई सड़क पर नंगे पैर भागने की वजह से मेरे पैरों से खून निकल रहा था और मुझे कई हफ्तों तक कोई खबर नहीं मिली। लेकिन फिर एक बुधवार के दिन, उस हादसे के 3 हफ्तों बाद, आखिरकार पुलिस की एक रिपोर्ट आई। उन्होंने आर्केड में हुए हादसे के बारे में जो भी जानकारी निकाली थी, उसके बारे में उस रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं अपनी कुर्सी पर पीछे हो गई और बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। मैं रिपोर्ट में दिखाई गई तस्वीर को देखकर इतना घबरा गई कि मेरे अंदर अजीब सी झनझनाहट होने लगी। मैं कुछ मिनटों तक इसी तरह बाथरूम में खड़ी रही। मेरे दिमाग से वो तस्वीरें ही नहीं निकल रही थी। एक बार फिर वो सब मेरे सामने आने लगा, जिसकी कुछ हफ्तों पहले मैं शिकार हुई थी। लेकिन फिर बहुत ही जल्द मैंने खुद को संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए दोबारा अपने कंप्यूटर के आगे जाकर बैठ गई। मैं जानना चाहती थी कि मुझ पर हमला करने वाले का क्या हुआ। इस हादसे की ठीक से तहकीकात करने के बाद हमें अभी भी ये जानने की जरूरत है कि वो आदमी कौन था जो स्लॉट मशीन के अंदर से निकला और जिसने 20 साल की एक लड़की पर हमला किया। हालांकि हम स्लॉट मशीन से निकलने वाला खून के निशानों की खोज करने में कामयाब रहे और हमने पाया कि वो पीछे वाले दरवाजे तक गए हैं, जो उस बिल्डिंग के पीछे बनी गली तक जाता है। खून को टेस्ट के लिए भेजा गया और हम जल्द ही जल्द अपराधी को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो अभी भी आजाद घूम रहा था, सड़कों पर कहीं मंडरा रहा था। ये सोचते हुए मेरी नजर एक बार फिर तस्वीरों की तरफ गई। एक तस्वीर में दिखाया गया था कि स्लॉट मशीन के अंदर ना सिर्फ मेरे बल्कि कई लड़कियों की तस्वीरें थी, जिसमें कुछ तो छोटे बच्चे भी थे। मशीन के अंदर खाने के खाली पैकेट, पुराने टॉयलेट रोल और उन सब में सबसे ज्यादा घटिया इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर थे। 3 साल की खोज के बाद आखिरकार उस आदमी का नाम सामने आया, लेकिन जहां तक उसकी बात है वो कभी नहीं मिला। लेकिन मैं उसका नाम लेकर उसे एक इंसान होने का ओहदा नहीं दूंगी, क्योंकि नाम सिर्फ लोगों के होते हैं जो खुद को इंसानियत से परे कर लेते हैं। वो मेरी नजर में किसी हैवान से कम नहीं है। उस दिन मैं जिस परिस्थिति से गुजरी वो एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। अगर मेरा थेरेपिस्ट सही है तो एक और बुरा सपना मेरा इंतजार कर रहा है। वो मेरा इंतजार कर रहा है। आप किस्मत पर कितना विश्वास करते हैं? कसीनो जाने से पहले मुझे लगता था कि मैं किस्मत वाला इंसान हूं। मुझे हर चीज में कामयाबी मिल जाती थी और मैं हमेशा जीत जाता था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। उस रात से मैंने किस्मत पर विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि किस्मत से कुछ मिलने की खुशी ने मुझे जीवन भर का दुख दे दिया था।
एक ऐसी रात जब मैंने खुद को मजबूर पाया, अपनी जिंदगी की डोर किस्मत के हाथों पकड़ते हुए देखी थी मैंने, और जबकि मैं खुद दीवार पर सर मार मार कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं पहले दिन कसीनो गया। मेरा छोटा भाई पिछले 1 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, मैं ये देखकर हैरान था कि कसीनो कितना बड़ा था। उसके चारों लाइट्स लगी हुई थी और हर कोने में लोग जुआ खेल रहे थे। मेरा भाई सबसे पहले वही करना चाहता था जो वो हमेशा करता था, स्लॉट मशीन पर खेलना। ड्वाइट ने खेलना शुरू किया और जल्द ही सिक्के खोना भी। थोड़ा सा उत्साह बढ़ने पर मैंने ड्वाइट के पास रखी स्लॉट मशीन पर बैठ गया और खेलने लगा। लेकिन ड्वाइट ने कहा, ओवन यहाँ से हट जाओ, ये एसएस की मशीन है। एस की? और वो मैं हूँ, बाहर निकलो यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। मेरे बगल में एक बहुत ही लंबा और प्रभावशाली आदमी खड़ा था। उसकी गंदी सफेद शर्ट के अंदर से उसकी मांसपेशियां दिख रही थी। वो आदमी काफी बूढ़ा था और उसे देखकर लग रहा था कि उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन उससे पंगे नहीं ले सकते। मुझे माफ करना, इस मेरे भाई को इस कसीनो के बारे में नहीं पता। आओ ओवन, मेरी वाली स्लॉट मशीन पर खेलें। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने आप को समझते क्या हो, कसीनो के मालिक? मैं स्लॉट मशीन पर बैठा हूँ, मैं ही खेलूंगा यहाँ पर। मैंने मशीन पर खेलना शुरू किया और मैं पहली गेम हार गया। खेलते हुए किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर इशारा किया। वो एस था। सुन बच्चे, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और हमेशा इस मशीन पर खेलता हूँ। ये मेरे लिए लकी है। वो क्या है ना कि मैं इस कसीनो से बाहर निकलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे निकलना पड़े तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, क्या तो इस सीट से हटेगा? मुझे माफ कीजिए सर, अगली बार अगर आपको कुछ चाहिए हो तो थोड़ा प्यार से मांगिए और मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगर आपको गुस्सा होना तो जरूर कीजिए। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने वापस से स्लॉट मशीन पर खेलना शुरू कर दिया और मैं बहुत पैसे जीता। मैं खुशी से झूमने लगा, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मैंने अपने भाई और आसपास के लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। मेरा मतलब है कि वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन चिंता के मारे। मैंने ठीक अपने पीछे देखा और वहां एस खड़ा था, बहुत गुस्से में। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थी। वो आदमी बहुत गुस्से में था, जैसे उसने अपने गुस्से को काबू में किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा चेहरा पकड़ने के लिए तैयार हो और अपने हाथों से मेरी खाल उतारने के लिए भी। मैंने आज से पहले कभी किसी को इतना गुस्से में नहीं देखा। उस वक्त मैंने अपनी हिम्मत छोड़ दी और अपना सर झुका लिया, जैसे जीत कर मैंने गलत किया। कुछ सेकंड्स के बाद जब ऐसा लगा कि वो आदमी मुझे पीट पीट कर मार ही डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं करने की वजह से उससे और बर्दाश्त नहीं किया गया और उसने अपना गुस्सा चिल्ला कर निकाला। मेरी तरफ देखे बिना ही उसने स्लॉट मशीन को अपने मुक्के से तोड़ना शुरू कर दिया। हम सभी हैरानगी से देखने लगे, क्योंकि हर एक मुक्के पर वो मशीन खत्म होते हुए नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे आज से पहले इतना दर्द महसूस नहीं किया। वो बार बार मशीन को मारता रहा जब तक सिक्योरिटी वाले उसे ले नहीं गए। जब वो वहां से जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी इस नजर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे नफरत भरी नजर से नहीं देखा, बल्कि उसने मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखा। उसके बाद मेरे भाई और मैंने फैसला किया कि हमें अब इस खेल को और नहीं खेलना, और साथ ही साथ हम बाहर निकलकर एस का सामना भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने थोड़ी देर ब्लैक जैक खेलने के बारे में सोचा और कुछ देर बाद हम कसीनो से निकल गए, एक दूसरे को बिना कुछ कहे। हम दोनों में से कोई भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता था। जैसे ही हम अपने होटल पहुंचे, हम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे और सोने के लिए तैयार हो गए, जब तक एक शोर ने हमारा ध्यान आकर्षित नहीं किया और हम बाहर देखने पर मजबूर नहीं हो गए। तो यहाँ हो तुम। हमें उसे वहां देखकर यकीन नहीं हुआ। ये वही बूढ़ा आदमी था जो हमें कसीनो में मिला था। वो हमारा पीछा करते हुए होटल तक आ गया था। हमारी कार बर्बाद करने के बाद वो सीढ़ियां चढ़कर हमारे कमरे तक आ गया। हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम जल्दी से कमरे की तरफ भागे और हमने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं दरवाजे के किनारे एक चाकू लेकर खड़ा हो गया और इसको हाथ में बैठ लिए दरवाजा तोड़ते हुए देखता रहा, सुनता रहा। क्या तुम्हें लगता है कि ये दरवाजा तुम्हें मुझसे बचा सकता है? तुम मुझसे इस होटल के किसी भी दरवाजे के पीछे छुपकर नहीं बच सकते। चाकू? क्या वाकई ये चाकू? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने मुझे मेरी मशीन के आगे से हटाने की जरूरत की। मेरी किस्मत चुराकर मेरे पैसे जीते, यहाँ तक कि तुमने मुझे मेरे पसंदीदा कैसीनो से बाहर फेंकवा दिया, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चाकू दिखा रहे हो। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारे अंदर ये करने की हिम्मत भी है? आओ आओ, मुझे अपनी हिम्मत का एक नमूना दिखाओ। मैं चाकू को मसल कर तुम्हें जान से मार डालूंगा। आओ। हाँ, तुम सिर्फ एक बिगड़ी हुई औलाद हो, और क्या तुम जानते हो मुझे बिगड़ी हुई औलादें पसंद नहीं है। मेरी छाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता था कि ये बचने का यही मौका है।
उस बूढ़े आदमी की चीख सुनकर हैरान होते हुए ड्वाइट भी बाथरूम से बाहर आ गया और दरवाजे की तरफ भागा। मुझे लगता है कि इससे दिल का दौरा पड़ा है। ये हमारे भागने का अच्छा मौका है। हम दोनों वहां से भाग गए, लेकिन हमें वहीं रुकना पड़ा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने हमें मारने की कोशिश की है। बिना ड्वाइट की बात सुने मैं पीछे मुड़ा और उस आदमी को देखने वापस गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे बैट की मदद से मारने की कोशिश की, लेकिन दर्द से वापस जमीन पर गिर गया। चाहे उस आदमी के इरादे हमें जान से मारने के थे, लेकिन इस समय उस मदद की जरूरत थी और मैं उसकी मदद करने वाला था। हो सकता था कि ये मैं सही फैसला नहीं ले रहा, लेकिन अभी के लिए खतरा टल चुका था। ड्वाइट ने फोन करके जिन पुलिस को बुलाया था वो आगे आ गए। मैंने उन्हें बताया कि उस आदमी को दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए हम उसे पास के हॉस्पिटल में ले गए। मैं कुछ दिन बाद जाकर उससे मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो उठा तो उसके साथ जो भी हुआ उसे जिम्मेदार उसने मुझे ठहराया और कहा कि अगर मैं दोबारा उसे देखा तो मुझे मार डालेगा। सच कहूँ तो मैं उसकी इस बात पर विश्वास करता हूँ। वो पहली और आखिरी बार था जब मैंने किसी भी स्लॉट मशीन पर बैठकर खेला। उस हादसे के बाद मैं दोबारा कभी कसिनो नहीं गया, और तो और मैंने उस शहर में कभी पाँव नहीं रखा। मुझे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। शायद वो कसिनो में वापस खेलने जाने लगा हो, या फिर वो जेल में हो, या वो मर चुका हो। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एक और कसिनो आदमी था, और यही कारण है कि मैं जिंदगी भर इससे बाहर रहने में ही खुश हूँ।